हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद शिवी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विद शिवी में। देखिए, अगर आप मेरे पुराने ओल्ड व्यूवर हैं तो आपको पता होगा कि इस चैनल पर नेक्स्ट सीटेट के लिए प्रिपरेशन करवाई जाती है, और जिसमें हमने सीटेट में सीडीपी की 5 क्लासेस कंप्लीट हो गई हैं, और ईवीएस एनसीईआरटी की जो है 5 क्लासेस हो चुकी हैं। आज हमारी ईवीएस की 6 क्लास है, और हो सकता है ये ईवीएस की जो है एनसीईआरटी के लिए लास्ट क्लास हो, ओनली एनसीईआरटी के लिए। इसमें आपकी जो एनसीईआरटी है हो सकता है जो है एनसीईआरटी आपकी बिल्कुल कंप्लीट हो जाए। कुछ अगर पॉइंट्स रह भी जाते हैं तो वो एक वीडियो में फिर से कवर कर दिए जाएंगे। अदरवाइज जो आपकी एनसीईआरटी है मेरी तरफ से आज बिल्कुल फिनिश हो जाएगी। 3 to 5 तक की, यानी कि 3 to 5 तक की जो एनसीईआरटी है ईवीएस की पूछी जाती है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। फिर आपको ईवीएस की जो बुक है उसको पढ़ने की नीड नहीं है। देखिए, अगर आप फिर भी जो है ईवीएस की एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में, तो देखिए उसकी आप जो है किसी भी सब्जेक्ट की अगर आप बुक डाउनलोड करना चाहते हैं तो बिल्कुल फ्री में जो है आप बुक को पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और उसको रीड कर सकते हैं। उसके लिए इस चैनल पर वीडियो अपलोडेड है, आप देख सकते हैं कि आप किस तरीके से जो है अपनी किसी भी बुक को 1st to 12th तक की किसी भी बुक को पीडीएफ के फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप कमेंट बॉक्स में कहेंगे तो मैं उसका लिंक भी आपको प्रोवाइड करा दूँगी उस वीडियो को, और उस वीडियो को देख कर के आप जो है अपनी सारी जो बुक्स वगैरह जो भी आप पढ़ना चाहते हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी अगर आप ये 6 वीडियोज़ को देख लेते हैं तो आपकी जो एनसीईआरटी है बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएगी। और अगर आपने सीटेट का इस साल का जो एग्ज़ाम है 2022 में जो भी हुआ है, वो अगर आपको पता होगा, आपके आस-पास किसी ने दिया होगा तो आपने पूछा होगा, तो उनसे आपने सुना होगा कि इस साल की जो ईवीएस है वो थोड़ी ट्रिकी आई है। अब ट्रिकी का मतलब क्या था कि ईवीएस की जो एनसीईआरटी थी, वहाँ से क्वेश्चन कम पूछे गए थे, पूछे तो गए थे, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो बाहर से भी आए थे। तो वो क्वेश्चन कहाँ से आए थे, किस टाइप के आए थे, टॉपिक्स क्या थे, तो वो न्यू टॉपिक्स भी आपको कवर करवाए जाएँगे। अभी आज जो है आपकी एनसीईआरटी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, ठीक है? फिर उसके बाद हम वो सब देखेंगे, मैप्स देखेंगे, मैप्स से एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? और डायरेक्शन वाला 1-2 क्वेश्चन आ जाता है तो वो देखेंगे। और ईवीएस की पेडागोजी है, फिर उसकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, ठीक है? और देखिए, अभी सीडीपी चल रही है, ईवीएस एनसीईआरटी फिनिश हो गई, उसके बाद आपका मैथ्स भी स्टार्ट किया जाएगा। इस तरीके से प्रॉपर यहाँ पे क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएँगी। तो देखिए, बिल्कुल 99% जो है चांसेस बन रहे हैं कि आपका जो सीटेट है वो जुलाई में शायद हो जाए मे बी। तो आपके पास एटलीस्ट 3 मंथ्स हैं, अप्रैल, मई, जून। और अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट आपका है, अगर फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इतना टाइम तो आपको चाहिए ही चाहिए प्रिपरेशन करने के लिए, ठीक है? और अगर आप जो है 1-2 नंबर से आपका रह गया है तो उसकी क्या स्ट्रेटजी यूज़ की जाए, तो उसकी जो वीडियो हो मैंने अपलोड कर दी है। अगर आप उस वीडियो को फॉलो करते हैं, उस वो वहाँ पर जो भी टिप्स आपको दी गई हैं उनको फॉलो करते हैं, तो आप 100% नेक्स्ट टाइम में अपना सीटेट क्वालीफाई कर पाएँगे। चलिए, आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे चांगथांग इलाका। चांगथांग इलाके के बारे में। चांगथांग एक इलाका है जो कहाँ पर है? ये लद्दाख से 5000 मीटर की ऊँचाई पर बना है। देखिए, यहाँ पर ये एनसीईआरटी में दिया गया है चैप्टर। यहाँ पर एक व्यक्ति है, एक पर्सन है जो इस इलाके में क्या क्या करने गए थे, घूमने गए थे। तो ये वहाँ का अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि वहाँ पर जो है उस इलाके में किस तरीके की क्या-क्या चीज़ें थी, ठीक है? तो पढ़ते हैं। तो उन्होंने बताया कि बिल्कुल सुनसान और पथरीला मैदानी इलाका है। कौन-सा? चांगथांग इलाका। इतनी ऊँचाई पर साँस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, और सिर में दर्द होने लगा और वीकनेस फ़ील होने लगी। यानी कि क्वेश्चन देखिए कैसे आएगा कि जो लद्दाख है, ठीक है? लद्दाख में जो है हमें क्या प्रॉब्लम होती है अगर हम इतनी ऊँचाई पर जाते हैं? तो देखिए क्या प्रॉब्लम होती है, सबसे पहले तो हमें साँस लेने में प्रॉब्लम होती है, और हेडेक फ़ील होता है, सिर दर्द होने लगता है, और क्या होता है, वीकनेस फ़ील होने लगती है। अब देखिए, अगर आपने जैसे जितने भी ये पहाड़ी एरियाज़ होते हैं, ज़्यादा ऊँचे पहाड़ों पर हमें चलना पड़ता है। जैसे कि आपके यहाँ से अगर कोई अमरनाथ यात्रा पर गया होगा तो आपको पता होगा कि वहाँ पर जो है लोगों को साँस लेने में प्रॉब्लम आती है। इतना ऊँचे जो पहाड़ी एरिया होते हैं, फिर वहाँ पे गैस के जो है सिलेंडर्स वगैरह ले जाए जाते हैं जिससे उस चीज़ को कवर किया जा सके, है ना? फिर देखिए नेक्स्ट ये क्या कह रहे हैं, फिर धीरे-धीरे आदत पड़ गई। यानी कि फिर क्या हुआ, वो चीज़ हैबिचुअल में आ जाती है। हम लोग यहाँ से न्यूज़ आते हैं, तो अगर हम किसी प्लेस पर जो हम न्यूज़ आएँगे तो ऑब्वियसली हमको प्रॉब्लम थोड़ी वहाँ की वहाँ पे जो भी चीज़ें हम उनकी हमें थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। अब देखिए, वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनको वो प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि उनका डेली का रहना है, ठीक? कई दिन बीत गए, फिर एक दिन थोड़ी ही दूर पर बड़ा हरा मैदान, चरती भेड़-बकरियाँ और कुछ टेंट दिखाई पड़े। यानी कि वो वहाँ पर कई दिन रहे और फिर उन्हें एक दिन पर क्या मिला, एक बड़ा हरा मैदान मिला। कुछ वहाँ पर भेड़-बकरियाँ थीं और क्या था, टेंट दिखाई दिए थे कुछ। टेंट वो होते हैं जिसमें कुछ लोग जो है रहते हैं, आवास शेल्टर बोल सकते हो आप। वहाँ ये किससे मिले? नामग्याल से मिले। नामग्याल क्या है? एक व्यक्ति है, उससे मिले थे ये। उनसे चांगपा के बारे में पता चला। चांगपा क्या है? देखिए, चांगपा एक जनजाति है, चांगपा एक घुमंतू लोग हैं। घुमंतू का मतलब इधर-उधर रहते रहे, उनका कोई ये नहीं है, कोई कोई फ़िक्स जगह, जैसे हमारा एक फ़िक्स घर होता है कि हमें कहीं भी जाएँगे लेकिन लौटकर अपने घर ही आएँगे, है ना? ऐसा उनका फ़िक्स नहीं होता है, वो कहीं भी जाते हैं, वहाँ पर ही क्या करते हैं, रहने लगते हैं, अपना टेंट वगैरह
टेंट वगैरह अपना लगा करके फिर वहीं अपना रहने लगते हैं। इतने बड़े इलाके में सिर्फ 5,000 लोग, यानी कि वहाँ पर कितने लोग थे? सिर्फ 5,000 लोग थे। और ये जो लोग होते हैं वो अपने टेंटों को क्या कहते हैं? रेवो। ये क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखिएगा। ये अपने टेंटों को रेवो कहते हैं। चांगपा घुमंतु लोग हैं जो हमेशा एक ही जगह पर नहीं रुकते, जैसा कि मैंने भी आपको बता दिया है। अपनी भेड़ बकरियों के झुंड को लेकर पहाड़ों में हरे मैदानों की खोज में घूमते रहते हैं। इन्हीं जानवरों से इन्हें ज़रूरत का सामान मिलता है, जैसे दूध, मांस, टेंट के लिए चमड़ा, ठीक है, और स्वेटर और कोट के लिए ऊन आदि इन सभी से मिल जाता है। और यही इनकी क्या होती है? सबसे बड़ी पूंजी होती है। अब देखिए, यही इनकी पूंजी होती है, इसलिए ये भेड़ बकरियों को क्या करते हैं? अच्छे अच्छे पहाड़ों पर लेके जाते हैं, जिससे वो क्या क्या करें? उन चीज़ों को खाएं और अच्छे तरीके से दूध, मांस और जो टेंट वगैरह के लिए चमड़ा वगैरह है वो उन्हें क्या उनसे प्राप्त हो सके, ठीक है। अब देखिए, जितनी ज़्यादा भेड़ बकरियां जिसके पास होती हैं उतना ही ऊंचा उसका क्या होता है? परिवार का स्तर होता है। इन लोगों में यही होता है। और ये एक खास तरह की बकरियां पालते हैं जिनसे बालों की दुनिया की सबसे मशहूर पश्मीना ऊन बनती है। क्या बनती है? पश्मीना ऊन बनती है। तो ये क्या करते हैं? खास तरह की, यानी खास स्पेशल एक बकरियां पालते हैं जिनसे इन्हें दुनिया की मशहूर पश्मीना ऊन मिलती है। जितनी ठंडी और ऊंची जगह होती है ना, उतनी ही अच्छे इन बकरियों के क्या होते हैं? बाल होते हैं, उतने ही सॉफ्ट होते हैं। याक के बालों से ये लोग याक को भी पालते हैं, तो याक के बालों से बुनाई करके ये पट्टियाँ बनाते हैं। यानी कि बाल हो गए याक के बालों को बुन करके क्या करते हैं? इस तरीके की ये पट्टियाँ बनाते हैं। और इन फिर पट्टियों को ये सिल करके आपस में ऐसे करके क्या करते हैं? टेंट बनाते हैं। एक मान लीजिए इन सभी को सिल लेंगे तो इस तरीके का एक टेंट का टुकड़ा मिल जाएगा। फिर उससे क्या करते हैं? ये लोग टेंट बनाते हैं। और ये जो पट्टियाँ होती हैं बहुत ज़्यादा क्या होती हैं? मजबूत होती हैं, गर्म होती हैं, इसलिए इनको क्या वहाँ पर इतना ठंडा इलाका होता है फिर भी इनको ठंड नहीं लगती है। चांगपा की भाषा में चांगथांग का मतलब है ऐसी जगह जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। अब हम पहुँचते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, पश्मीना ऊन के बारे में पढ़ते हैं। तो ये दुनिया में मशहूर है क्या? पश्मीना ऊन। एक पश्मीना शॉल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। ये याद रखिएगा, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन यहाँ से पूछ ले जाते हैं। तो एक पश्मीना शॉल में कितनी गर्मी होती है? तो हमारे यहाँ के जो नॉर्मल स्वेटर होते हैं 6, उनके बराबर गर्मी होती है। आप सोच सकते हैं कि जो सॉल है वो कितनी ज़्यादा हैवी है ना। आपको लग रहा होगा कि जो सॉल है वो कितनी मोटी होगी, 6 स्वेटर के बराबर गर्मी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो इतनी गर्मी देती है बट क्या होती है? मोटी बिल्कुल भी नहीं होती। पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से बनती है, जैसा कि अभी आपको बताया था। यह सॉल सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर बहुत ही बारीक और नरम बाल उगाते हैं। गर्मियों में क्या होता है? ये बाल झड़ जाते हैं। अब देखिए, ये जो बाल होते हैं ये कितने पतले होते हैं जिनसे ये पश्मीना शॉल बनाई जाती है। ये बहुत ही पतले होते हैं। अब देखिए कितने पतले होते हैं? 6 बाल इक्वल टू सिर का 1 बाल, यानी कि हमारे सिर का एक सिंगल बाल इनके 6 बालों के बराबर होता है। अब देख सकते हैं हमें जो अपना एक सिंगल बाल भी कितना जो है पतला लगता है, तो इनके जो 6 बाल हैं वो कितने कितनी ज़्यादा पतले होंगे ना। इसलिए इनकी जो बुनाई है उसके लिए, हाथों से बुनाई करने के लिए खास प्रकार के बुनकर की ज़रूरत होती है। हर कोई बुनकर इनको बुन नहीं सकता है, क्योंकि इसे बहुत ही सावधानी से बनाया जाता है। और एक बुनकर अगर 250 घंटे बुनाई करे तब एक साधारण पश्मीना शॉल तैयार होती है। अब देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया, जितनी भी डिजिट्स आ जाया करें इन पर ध्यान जरूर दीजिए। तो एक बुनकर कितने घंटे में? 250 घंटे बुनाई करे तब एक साधारण पश्मीना शॉल बनती है। और अगर वो इसको एक फैशनेबल लुक देंगे तो फिर तो पता ही नहीं कितना टाइम लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये घरों के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, पत्थरों को फिर भी एक बार देख लीजिए। चलिए, पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर बनाए गए घर कश्मीर के गांव में दिखते हैं। पत्थरों के ऊपर मिट्टी की पुताई की जाती है और लकड़ी का भी यूज़ किया जाता है। और छत कैसी होती है? ढलवा होती है। अब हम पढ़ लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है कच्छ इलाका। कच्छ इलाका कहाँ पर है? ये है गुजरात में। यहाँ पर 26 जनवरी, देखिए फिर से डिजिट्स आ गई, 26 जनवरी 2001 को क्या आई थी? बाढ़ आई थी, ठीक है, जिसमें कई हजार लोग घायल हुए थे। कम से कम 150 इमारतें क्या हुई थी? ढह गई थी। लगभग 1 दर्जन बहुमंजिली इमारतें थीं, ये क्या हुई थी? ये भी ढह गई थी। और कम से कम 100 शव, यानी कि 100 लोग मर चुके थे। और कई हजार लोग इमारतों के मलबे के नीचे दबे हुए थे। बचाव कार्य तेजी से चल रहा था, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि कितनी कंडीशन खराब थी कच्छ इलाके की। उससे भी ज़्यादा हालत खराब थी भुज की। तो भुज क्या है? ये भी एक इलाका है जो कहाँ पर है? भुज भी गुजरात में है। याद रखिएगा, पॉइंट पूछा गया है। भुज इलाका कहाँ पर है? गुजरात में है। तो ये कह रहे हैं कि भुज की जो हालत है, भुज की जो कंडीशन थी वो तो कच्छ इलाके से भी ज़्यादा खराब थी। यहाँ पर जवानों ने स्थानीय लोगों को सहयोग से काम किया। राहत कार्य के लिए देश विदेश से हर तरह की हेल्प के आश्वासन इन लोगों को मिले, ठीक है। अब देखिए, एनसीईआरटी में कुछ जो है भूकंप से बचने के उपाय दिए गए हैं, उनको पढ़ लेते हैं कि अगर सडनली भूकंप आ जाता है तो आपको क्या करना है। और ये क्वेश्चन जो है अभी जो सीटेट हुआ है, सीटेट 2022, उसमें भी पूछा गया है। देखिए फर्स्ट पॉइंट है, हो सके तो
घर से बाहर खुले में निकल जाओ। अगर आपको पता चल जाता है, भूकंप आने से पहले आपको फ़ील होता है, तो आप बाहर निकल सकते हैं, तो आप बाहर निकल जाइए, खुले में निकल जाइए, ठीक है? फर्स्ट पॉइंट तो ये है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? घर से ना निकल पाओ, जैसे आपको लगे कि मैं नहीं निकल पाऊँगा, तो क्या करना है आपको? फर्श पर लेटकर किसी मज़बूत चीज़, जैसे मेज़ के नीचे छिप जाओ, उसे पकड़ कर रखो ताकि वह फिसल कर तुमसे दूर ना जाए, और कंपन रुकने का क्या करो, इंतज़ार करो, उस जो भूकंप के रुकने का। जब भूकंप आता है तो वाइब्रेशन होता है ज़मीन में, उसका रुकने का इंतज़ार करो, तब तक उस जो मेज़ है उसको पकड़ कर उसके नीचे ही बैठे रहो। ठीक है? तो ये 2 उपाय आपको दिए गए हैं एनसीईआरटी में भूकंप से बचने के, याद रखिएगा। अब हम चढ़ते हैं आगे। आगे का पॉइंट्स है डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन के बारे में, जो कौन हैं? हमारे पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। बच्चों के लिए ये क्या करते थे? कई कहानियाँ लिखी हैं इन्होंने। जैसे एक कहानी है, उसका नाम है उसी से ठंडा उसी से गर्म। देखिए, ये एक स्टोरी में भी आपको बता देती हूँ। यहाँ पर एक व्यक्ति होते हैं जो क्या करते हैं, जंगल में खाना बना रहे होते हैं, और खाना बनाने पर वो क्या करते हैं, आलू बॉयल करते हैं। तो पहले तो क्या होता है कि उनकी जो चूल्हा है वो जलता ही नहीं है, तो उसको जलाने के लिए वो क्या करते हैं, फूंक मारते हैं, ठीक है? उससे क्या होता है, उनका चूल्हा जल जाता है, ठीक। अब आलू रखते हैं वो पकाने के लिए, फिर वो क्या करते हैं, आलू को टेस्ट करके देखते हैं, ठीक है? तो छील करके वो क्या करते हैं, आलू गर्म होता है, तो फिर वो क्या करते हैं, उसको ठंडा करने के लिए फिर से फूंक का यूज़ करते हैं, यानी कि फिर से फूंक मारते हैं। यानी मुँह की हवा उन्होंने जब आग जलाई थी, यानी गर्मी उत्पन्न करने के लिए भी उन्होंने, उनकी जो हवा थी गर्मी उत्पन्न करने के लिए भी काम आई, और जब कोई चीज़ गर्म थी तो उसको ठंडा करने के लिए काम आई। तो इसीलिए एक ये कहानी है, उसी से ठंडा उसी से गर्म, यानी उसी हवा से हमने ठंडा भी किया अपने मुँह की हवा से, और उसी हवा से हमने क्या किया, किसी चीज़ को गर्म भी किया। तो इन्होंने क्या लिखा था, मुँह से निकली हवा बाहर के टेम्परेचर यानी बाहर के तापमान के मुकाबले ठंडी या गर्म हो सकती है। तो बिल्कुल सही है कि जब आग नहीं जल रही थी उस टाइम पे जो टेम्परेचर था वो कैसा था, ठंडा था। तो उन्होंने क्या किया, उस चीज़ को अपनी फूँक से गर्म किया और आग जल गई, ठीक है? अब जब आलू गर्म होगा तो ऑब्वियसली बाहर का टेम्परेचर, जिस पर भी आप हवा डालोगे आलू पर, तो आलू का जो टेम्परेचर होगा बहुत ज़्यादा गर्म होगा। उस टाइम आपकी जो हवा है वो किस तरीके का काम करेगी, वो एक ठंडी हवा का काम करेगी, ठीक है? तो साँस गर्म होती है और शीशा ठंडा, इसलिए साँस के साथ आई भाप से ठंडे शीशे पर पानी की बूंदें जैसी बन जाती हैं। बिल्कुल सही बात है। आप कभी ये चीज़ करके देखना कि सर्दियों में जो है जब शीशा ठंडा होता है तो हमारी सांस क्या होती है, गर्म होती है, अपोजिट होता है इसका जस्ट। और जब आप ऐसे भाप निकालोगे ना तो आप देखोगे कि नमी सी बन जाती है, किस पर, शीशे पर बूंद सी बन जाती है पानी की। यह नमी शीशे को क्या कर देती है, धुंधला कर देती है, बिल्कुल सही। अब देखिए, इसमें एक पॉइंट और दिया गया, हमारी जो धड़कन है वो लेफ्ट साइड होती है, यानी बाएं साइड होती है, जिसे डॉक्टर स्टेथोस्कोप से सुनता है, ठीक। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं। गांधी जी के बारे में है ये, इसको पढ़ लेते हैं। तो गांधी जी के बहुत करीब के साथी थे, उनका नाम था महादेव भाई देसाई, ठीक है? उनका बेटा था नारायण। उसका बचपन गांधी आश्रम में ही गुजरा था। अब देखिए, गुजरात के साबरमती आश्रम, तो ये पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन, साबरमती आश्रम कहाँ है, तो आपको याद रहना गुजरात में है। तो गुजरात के साबरमती आश्रम में उन्हें अलग अलग काम करने पड़ते थे। उनमें से एक काम था आने वाले मेहमानों को जो है टॉयलेट की साफ सफाई का काम सिखाना। आमतौर पर क्या होता था, ये एक ही समाज के लोगों को ही करना पड़ता था, पर जो गांधी आश्रम था ना, उसमें कुछ अलग था। उसमें ये काम सभी को करना पड़ता था, चाहे फिर वो कोई राजा का बेटा हो, चाहे फिर वो किसी गरीब गरीब व्यक्ति का बेटा हो, ठीक है? फिर वह कोई भी क्यों ना हो, ठीक है? वर्धा शहर कहाँ पर है, तो ये आपको ये पॉइंट भी याद रखना है। तो ये महाराष्ट्र में है। अब देखिए, वो जो उनका बेटा था नारायण, महादेव भाई देसाई के जो दोस्त थे, उनका बेटा था। तो सॉरी, महादेव भाई देसाई का बेटा था। किसके दोस्त थे महादेव भाई देसाई, तो गांधी जी के दोस्त थे। उनका बेटा था नारायण। तो वो ये बोलता था, उसको जो है लोग चढ़ाते थे कि ये काम तुम ही करो, तो उसको जो है ये चीज़ें थोड़ी सही नहीं लगती थी। मुझे बोलता था कि ये तो सभी लोग करते हैं ना, तो सबको करना चाहिए, ये कोई गलत नहीं है, ऐसा कुछ भी इसमें गलत नहीं है, हम ही स्पेशल इस काम के लिए क्यों बने हैं। तो गांधी जी कहते थे कि छुआछूत का जो भेदभाव है वो कोई छोटी सी बात नहीं है, और उसे मिटाने के लिए कड़ी मेहनत की ज़रूरत है। यानी इसको मिटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। ये पॉइंट है, 7 साल के भीम महाराष्ट्र के गोरेगांव में अपने पिता के साथ क्या करने गए थे, छुट्टियां मनाने गए। अब आपको पता चल रहा होगा भीम, अभी तो आपको कुछ नहीं पता है, लेकिन आगे जाकर आपको पता चलेगा कि ये भीम कौन थे, ठीक है? आप सभी इन भीम को जानते हैं। तो ये क्या, महाराष्ट्र के गोरेगांव में अपने पापा के साथ जो है छुट्टियां मनाने गए थे, जहाँ उन्होंने एक नाई, यानी जो बाल बाल काटते हैं उनको कहते हैं, नाई को भैंस के लंबे लंबे बाल साफ करते देखा। तो ये 7 साल के थे, तो उनके मन में भी आ गया। तो इन्होंने क्या कहा कि मेरे भी बाल काट दीजिए आप। तो नाई ने इनसे क्या कहा पता है, तुम्हारे बाल काटूंगा तो मैं और मेरा उस्तरा दोनों गंदे हो जाएंगे। यानी कि उस्तरे का मतलब होता है जिससे जो नाई हैं, जो जिससे बाल काटते हैं, उसको उस्तरा कहते हैं, ठीक है? तो इन्होंने ये शब्द बोली तो इनको बहुत बुरा लगा,
और आगे चलकर ये जो भीम था वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से दुनिया भर में मशहूर हो गए। और इन्होंने जो है अपने जैसे लोगों पर होने वाले अत्याचार और अन्याय के खिलाफ क्या की, लड़ाई की। और आज़ादी के बाद जो है इन्हीं की अगुवाई में हमारे देश का क्या हुआ, संविधान बनकर तैयार हुआ। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, क्वेश्चन आया हुआ है कि हमारा संविधान जो है किसकी अगुवाई में जो है तैयार किया गया था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट बात करते हैं, अफसाना मंसूरी एक लड़की है, 13 वर्ष की है। इसके बारे में एनसीईआरटी में बताया गया है। और अभी से दीवार फलांग चुकी है, किसकी, झुग्गी यानी जिसमें वो रहती है, और बास्केटबॉल कोर्ट की। समाज द्वारा खड़ी की गई दीवार की, यानी एक दीवार जो उसके समाज ने खड़ी की थी, जो अपने परिवार को चलाने के लिए बर्तन मांजती थी। लिंग भेद की दीवार भी जो उसके किसने खड़ी करी थी, उसकी खुद की माँ ने खड़ी की थी। आज अफसाना मंसूरी जिसका नाम है वो कौन है, तो आज वो मुंबई की नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन की एक बुलंद मजबूत दीवार है। आज अफसाना एक सितारा है, एक उभरती टीम, इंडियन एक्सप्रेस टीम 2007 का। इस टीम ने मुंबई के कई क्लब्स की टीम को किस में डाल दिया है, अचरज में डाल दिया है, अचंभे में डाल दिया है। सिर्फ अपनी क्यों डाल दिया है, क्योंकि सिर्फ अपनी हिम्मत और थोड़ी सी मदद के सहारे यह टीम जिला स्तर पर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गई। मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल रेलवे स्टेशन से नागपाड़ा की दूरी पर है, यानी कि अगर आप पैदल इसको कवर करेंगे तो लगभग 20 मिनट की दूरी पर है। आज जो अफसाना है वो प्रेरणा है उन 5 लड़कियों के लिए जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी छोड़कर बास्केटबॉल कोर्ट पहुंची। तो ऐसा तो नहीं था कि जो अफसाना थी, अफसाना मंसूरी, वो अकेले फुटबॉल खेल रही, उसकी भी टीम थी ना। तो उसके साथ जो 5 लड़कियां थीं, उसने क्या किया, अपने साथ साथ उन 5 लड़कियों की ज़िंदगी को भी क्या किया, उस बास्केटबॉल कोर्ट तक पहुंचाया। इस टीम के कोच थे कौन, नूर खान। मुंबई में एक छोटा सा मैदान है जिसका नाम है बच्चू खान प्लेग्राउंड। क्या नाम है, बच्चू खान प्लेग्राउंड, जो मुस्तफ़ा खान के नाम पर पड़ा, जिन्हें बच्चे बहुत चाहते थे, इसलिए उनका नाम बच्चू खान पड़ गया था। ठीक है, और इन्हीं ये जो मुस्तफ़ा खान थे, इन्हीं के नाम पर क्या पड़ा था, इस छोटे मैदान का नाम पड़ा था बच्चू खान। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो बाजरा जानते हैं, एक अनाज होता है, बाजरे की रोटी वोटी भी बनती है। तो बाजरा गुजरात के वान गांव में जन्मा था। आपको याद पता होना चाहिए कहाँ पर, गुजरात के वान गांव में। अब क्वेश्चन यही आ जाएगा, बताइए वान गांव कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए गुजरात में है यह इलाका। तो ये जो इलाका है अनाज साग सब्जी के लिए बहुत मशहूर था। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि वान, बताइए कि इनमें से कौन सा जो राज्य है वो अनाज साग सब्जी के लिए बहुत मशहूर था। ऑप्शन में दे दिया जाए वानगाम, और भी 3-4 ऑप्शन दे दिए जाएँ, तो अगर आपको पता हो तो आप करेक्ट करके आएंगे। ठीक है, पकी हुई सब्जी को ऊंधियू कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊंधियू। और गुजराती में ऊंधियू का मतलब होता है उल्टा। तो दोनों चीज़ें याद रखना। अब नेक्स्ट पॉइंट है आंध्र प्रदेश के बारे में। तो आंध्र प्रदेश के कई किसान खेती में हुए घाटे के कारण कर्जा नहीं चुका पाए थे। ऐसे ही एक व्यक्ति हैं नालप्पा रेड्डी। क्या नाम है उनका, नालप्पा रेड्डी, जिन्होंने बैंक से लगभग 24,000 रुपये और उसे चुकाने के लिए साहूकार से भारी ब्याज पर कर्जा लिया। 34,000 रुपये से भी उनका कर्जा ना पूरा हुआ। वे कहते हैं ये बैंक किसानों को तो छोटा सा कर्ज ना चुकाने पर जेल भेज रही है, और जो बड़े उद्योगपति हैं, बड़े व्यापारी हैं, उनको तो जो करोड़ों का कर्जा नहीं चुका पाते उससे कुछ नहीं कहती है। तो मतलब इनका कहना ये था कि हम गरीब लोग हैं, तो जो सरकार है, जो बैंक वाले हैं, वो क्या कर रहे हैं, हम पर ही जोर चलाते हैं, क्योंकि ये गरीब हैं, इनके पास उतना पैसा नहीं है। जो बड़े बड़े व्यापारी हैं वो तो इतना सारा कर्जा ले लेते हैं, फिर भी जो बैंक्स वगैरह हैं वो इनसे कुछ नहीं कहती हैं। ठीक है, तो इन्हीं कारणों की वजह से, क्योंकि ये लोग अपना जो है कर्जा नहीं चुका पाते, फिर बैंक इनसे और भी ज़्यादा ब्याज लगा कर पैसे मांगती है। तो इसी कारण की वजह से 1997 से 2005 तक 1,50,000 किसान अपनी जान खुद ले चुके, शायद इससे भी ज़्यादा। इस गांव में क्या किया जाता था, पहले बीजों को लौकी के अंदर भरकर गोबर से लेप करके अगले साल के लिए रखा जाता था। ये आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बात कर लेते हैं कुडुक के बारे में। तो कुडुक क्या है, तो कुडुक झारखंड में आदिवासी लोगों का एक समुदाय है, यानी एक कम्युनिटी है जिसका नाम है कुडुक, तथा यह एक क्या है, भाषा भी है। तो याद रखिएगा, कुडुक झारखंड में आदिवासी लोगों का एक समूह है, यानी समुदाय भी है, और कुडुक एक क्या है, भाषा भी है। आजकल जंगल गायब होते जा रहे हैं और उनकी जगह पर क्या बन रही हैं, खाने खोदी जा रही हैं, बांध बनाए जा रहे हैं। तोरंग किसको कहते हैं, तो तोरंग कहते हैं जंगल को। याद रखिएगा, क्वेश्चन आया हुआ है, तोरंग कैसे किसको कहते हैं, तो तोरंग हम जंगल को कहते हैं कुडुक लैंग्वेज में। ठीक है, राइट टू फॉरेस्ट एक्ट कितने सन में बना, तो ये राइट टू फॉरेस्ट एक्ट बना था 2007 में।
नेक्स्ट पॉइंट, 1 टिन ऑफ सीड्स, ये क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखिएगा। 1 टिन ऑफ सीड्स जिस पर हम ग्रो करते हैं उसको 1 टिन ऑफ लैंड यानी 1 टिन ऑफ धरती कहा जाता है। यानी जिस धरती पर हम 1 टिन बीज बोते हैं उसको हम 1 टिन लैंड यानी 1 टिन जमीन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, वन अधिकार अधिनियम के बारे में, यानी कि राइट टू फॉरेस्ट एक्ट, अभी बताया था मैंने आपको, 2007 में बना था, उसके बारे में बताते हैं कि वो है क्या आखिर। तो यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है, यानी कि जो लोग जंगल में रहते हैं उनको उनका हक दिलाता है। जो लोग जंगलों में 25 साल से रह रहे हैं उनका अधिकार है जंगलों पर, और वो उसमें क्या उगा रहे हैं उस चीज़ पर भी उनका हक है, उनका अधिकार है। उनको जंगलों से हटाया नहीं जा सकता, और उनकी जो ग्राम सभा है इन जंगलों की उसको रक्षा करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, उंधियू के बारे में। उंधियू बाजरे की रोटी और घर के बने घी, दही, मट्ठी के साथ खाई जाती है। इसे उल्टा कोयले के बीच में रखकर बनाया जाता है। तो ठीक है, तो उंधियू क्या है, बाजरे की रोटी और घर के बने घी, दही, मट्ठी के साथ खाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, यदि एक ही फसल को बार बार एक ही मिट्टी में उगाया जाता है और बहुत सारे केमिकल्स जो है यूज़ किए जाते हैं तो क्या होता है, मिट्टी अनउपजाऊ हो जाती है, बंजर हो जाती है, और फिर उसमें क्या होती है, कोई भी फसल नहीं होती है अच्छे से। अब हम बात करते हैं झूम खेती की, जहाँ से क्वेश्चन जो है मोस्टली पूछा ही जाता है। झूम खेती क्या है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें एक फसल कटने के बाद ज़मीन को कुछ साल तक आराम करने देते हैं, यानी कि अगर एक बार उसमें फसल उगा दी जाती है तो उसके बाद क्या होता है, कुछ साल तक उस ज़मीन को जो है ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, उसमें खेती नहीं की जाती। इस जगह जो बांस या जंगल उग जाता है उसे गिराकर क्या कर दिया जाता है, जला देते हैं। यह राख जो है ज़मीन में, यह राख जो बन जाती है जलाने के बाद, वो भी ज़मीन में खाद का काम करती है। फिर खेती की बारी आने पर इसको जोता नहीं जाता है, यानी कि कुछ साल खाली रहने के बाद जो है जब खेती करने की बारी आती है तब भी इसको जोता नहीं जाता, सिर्फ मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज छिड़क दिए जाते हैं। और एक ही खेत में जो झूम खेती होती है उसमें एक ही खेत में अलग अलग बीज बोए जाते हैं, जैसे मकई, मिर्च, सब्जियां और चावल। और स्पेशली जो यहाँ पर जो फसल होती है वो होती है चावल की। फसल के समय भी अनचाही घास और पौधों को गिरा देते हैं, इससे भी ज़मीन क्या होती है, उपजाऊ बनती है। मुख्य फसल चावल की ही होती है, बता दिया। यह मिज़ोरम में की जाती है। तो पता होना चाहिए झूम खेती कहाँ पर की जाती है, तो मिज़ोरम में की जाती है। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, झूम खेती कहाँ की जाती है, मिज़ोरम में की जाती है। फसल पकने पर गाँव में सबसे बड़ा त्यौहार मनाया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि चेराव नृत्य, देखिए चेराव नाच जो है यहाँ पर किया जाता है, त्यौहार मनाया जाता है जब फसल पकती है तब। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि मिज़ोरम में कौन सा डांस किया था, तो वो किया था चेराओ। ये किस तरीके का डांस है, तो इस डांस में ज़मीन पर बांस की डंडी लेकर, यानी कि ये मान लीजिए एक बांस की डंडी ये हो गई, दूसरी बांस की डंडी ये हो गई, दो दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है, यानी एक यहाँ बैठा है तो एक यहाँ बैठेगा, ठीक है, इस तरीके से। और ढोल की ताल पर डंडियों की ज़मीन पर पीटते हैं और डंडों के बीच कतार में खड़े होकर कूदते और नाचते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। झूम खेती के बारे में सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्रोटन, एक पौधा है उसकी। तो क्रोटन पौधों की जो जड़ होती हैं वो ज़मीन के बहुत अंदर नहीं जाती हैं, बहुत ऊपर तक ही रहती हैं। तो जब इनके पत्ते मुरझाने लगते हैं तो पता चल जाता है कि इस भाग को जो है पानी देने की ज़रूरत है। उनकी ज़मीन जड़ों, पत्तों, शाखाओं के सड़ने से और केंचुओं से उपजाऊ बनती है। केंचुए ज़मीन में छेद बनाते रहते हैं जिससे ज़मीन क्या होती है, पोली हो जाती है, और इन केंचुओं के मल से भी ज़मीन क्या होती है, उपजाऊ बनती है। तो देखिए कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि केंचुए भी क्या करते हैं, ज़मीन को पोला करते हैं, उसमें छेद बनाते हैं जिससे ज़मीन क्या होती है, उपजाऊ बनती है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रेगोर मेंडल के बारे में, इसको देख लेते हैं। तो ग्रेगोर मेंडल कहाँ के हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। इनका जन्म कब हुआ था, 1822 में एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। इन्हें जो है पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन इनको डर लगता था एक चीज़ से, वो है एग्जाम, यानी परीक्षा के नाम से इनको पसीने छूटते थे। ये विज्ञान के प्रयोग किया करते थे, यानी साइंस में इनको इंटरेस्ट था। और 7 साल तक एक मट के बगीचे में 28,000 पौधों पर इन्होंने प्रयोग किए थे, और बहुत सारे आंकड़े जो है इनको वहाँ से प्राप्त हुए। और एक नई बात जो है इन्होंने उस समय निकाली थी, लेकिन उस टाइम जो वहाँ के साइंटिस्ट थे उस टाइम पर वो इस बात को समझ नहीं पाए थे। लेकिन मेंडल के मरने के बाद कई साल बाद जो है वे लोग इस बात को समझ गए थे। अब देखिए मेंडल ने क्या बताया था, तो मेंडल ने पाया कि जो मटर के पौधे होते हैं उनमें कुछ गुण होते हैं जो कि जोड़ियों में आते हैं, पेयर में आते हैं, जैसे बीज का चिकना होना या खुरदरा होना, पीला या हरा होना, और पौधे के तने का लंबा या नाटा होना। नाटा का मतलब है छोटा होना। पर चिकने बीज वाले और खुरदरे बीज वाले पौधों के बच्चे भी चिकने या खुरदरे होते हैं। यानी कि इनका कहना ये था कि अगर चिकना बीज या खुरदरा बीज होगा, जैसे चिकना बीज है तो उसका जो पेड़ होगा वो भी चिकना चिकना वाला ही होगा, ठीक है। इन्होंने यह भी बताया कि मटर की अगली पीढ़ी के पौधों में पीले बीज वाले ही होंगे और चिकने बीज ज़्यादा होंगे।
तो जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें कौन से बीज होंगे, पीले और कैसे होंगे, चिकने। पॉइंट याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। बात करते हैं पोलियो की बीमारी की। तो पोलियो की जो बीमारी होती है वो जन्मजात नहीं होती है। किससे फैलती है, बैक्टीरिया से फैलती है, जीवाणु से फैलती है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम दशहरे के बारे में। तो दशहरे के त्यौहार पर गुड़ और पूरन पोली। पूरन पोली क्या होती है, पूरन पोली दले की जो चने होते हैं, चने की दाल की मीठी रोटियां होती हैं, उसको हम पूरन पोली बोलते हैं। तो दशहरे के त्यौहार पर गुड़ और पूरन पोली बनाई जाती है। साथ में क्या बनाई जाती है, तीखी कड़ी। दशहरा कब होता है, दशहरा बारिश के बाद पतझड़ के मौसम में आता है। अब बात करते हैं एक केरवन एक चीज़ है, बस है, उसकी बात कर लेते हैं। तो केरवन एक बस कार्ट है जिसमें इनके रहने की सारी सुविधाएं, जिसमें लोगों के रहने की क्या होती हैं, सारी सुविधाएं होती हैं। ठीक है। अब बात करते हैं गन्ने की फसल की। तो गन्ने की फसल को जो पानी की बहुत मात्रा में ज़रूरत होती है। नेक्स्ट पॉइंट है नागपुर और गुजरात में दाल में चीनी डालकर लोग खाते हैं। यानी कि नागपुर और गुजरात के लोगों को मीठा बहुत पसंद होता है, वो दाल में भी क्या करते हैं, चीनी डालकर खाते हैं। बात कर लेते हैं कहवा की। मैं बता चुकी हूँ। श्रीनगर में डल झील है, डल झील में शिकारा चलती है, भी बता चुकी हूँ। ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम बज्जू गाँव की। तो बज्जू गाँव कहाँ पर है, बज्जू गाँव है राजस्थान में, जहाँ अक्सर पानी की कमी रहती है। इसीलिए यहाँ पर क्या बनाया जाता है, राजस्थान में बज्जू गाँव में टैंक और टाँका बनाया जाता है। और इसको बनाने के लिए क्या होता है, घर के आंगन में एक गड्ढा खोदा जाता है और छत को ढलाऊ बनाया जाता है। यानी कि मान लीजिए ये छत है, ये यहाँ पर आंगन है, तो इसको ढलाऊ बनाया जाता है जिससे पानी है बारिश का वो इस गड्ढे में आकर रुके। और इस गड्ढे में एक चलनी भी लगी होती है जिससे पानी छन्नी के बाद किसके काम आता है, पीने के काम होता है। तो आज ये सभी पॉइंट्स फाइनली एनसीईआरटी जो है कंप्लीट हो चुकी है। अगर कुछ थोड़े बहुत पॉइंट्स रह गए होंगे एनसीईआरटी के, तो वो हम फिर किसी दिन एक न्यू वीडियो में कवर कर लेंगे। आई होप कि फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।